माई सेल्फ रोहित रॉय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे जो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम का नियम। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या है कि कूलॉम्स लॉ से पहले आप देखिए, आपने देखा होगा कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आप बताओ, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप जानते हो कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जाहिर सी बात है माइनस माइनस भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात आप जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये कितने से रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन जो हो रहा है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है दोस्तों, वो आखिर कितने फोर्स से हो रहा है। वो फोर्स निकालने के लिए कूलॉम्स ने अपना एक रूल दिया जिसे हम कूलॉम के नियम कहते हैं। यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में हम आपको बताएंगे पॉइंट चार्ज होता क्या है। पॉइंट चार्ज की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखेंगे ध्यान से, तो हमने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज लिया, Q1 और Q2। ठीक है, कितने लिए हमने चार्ज, दो चार्ज लिया है, Q1 और Q2। और देखिए दोनों के बीच में अगर देखें, दोनों का नेचर अगर सेम है, नेचर सेम होने का मतलब हुआ दोनों पे चार्ज सेम हो, इस पे भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में जो हो रहा है ना, वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हमने जो चार्ज लिया वो कितना लिया है, Q1 और Q2 ले लिया है। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे अगर प्लस लिया और यहाँ पे क्या लिया, माइनस लिया, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, इनके बीच में आकर्षण फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है, r हमने लिया है। ठीक है, कूलॉम ने ये कहा कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो चाहे आकर्षण हो यानी अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, इनके बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और फिर इन्होंने कहा कि अगर इनकी बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं ना, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो वाला फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, हम इस इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से अगर बात करें, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों से अगर बात करें तो F का दोनों प्रोपोर्शनल है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे हम लोग के लिए एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हम लोग यहाँ पे समानुपाती नियतांक हम लोगों ने के लिया। के की वैल्यू फिक्स होती है, ये नियतांक है, के इक्वल टू होता है 1/4πε0, जो कि एक्सपेरिमेंटली लिया गया है। और ये जो वैल्यू ली गई है, जब मीडियम क्या हो, इन चार्ज के बीच में जो मीडियम हो क्या हो, एयर हो, यानी कि जब माध्यम क्या हो, हवा हो, जब मीडियम एयर हो, तब जाके के की वैल्यू 1/4πε0 होता है। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो बात हो गई जब दोनों चार्ज, ये देख रहे हैं ना, दोनों चार्जों के बीच का मीडियम क्या हो, एयर हो। अब सोचिए अगर ये जो चार्ज है, जो दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए, जैसे कि वाटर हो या माइका हो या कागज हो, कुछ भी, अगर मीडियम एयर ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो कि अगर कोई और मीडियम यहाँ पे हो, तो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं एयर के लिए है, बस आप ε0 की जो देख रहे हैं ना साइड में, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ε r से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब फार्मूला बनेगा, m से मीडियम हमने यहाँ पे लिया है, Fm इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कितना हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ये जो देख रहे हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि ε0 को हम बोलते क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा भी है, ε0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, फिक्स वैल्यू है। ε को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, जो कि माध्यम पे निर्भर कर रहा है।
देखिए अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हैं ना, ये जो दो चार्ज पार्टिकल देख रहे हैं Q1 और Q2, इनके बीच का अगर मीडियम एयर हो, यानी कि ये जो देख रहे हैं, ये चाहे फिगर 1 देखें या फिगर 2 देखें, यहाँ पे मीडियम अगर एयर हो तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आप लेंगे वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। यानी कि जब मीडियम एयर हो और वैक्यूम हो, यानी कि इनके बीच का माध्यम क्या हो स्टूडेंट्स, हवा हो या क्या हो, निर्वात हो, तो आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके बीच का मीडियम अगर माइका हो तो क्या होगा, तो माइका के लिए आप 6 लेंगे। इसकी वैल्यू दिया रहेगा आपको पेपर में, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे दिया रहेगा, मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे देखना आप। अब यहाँ बात करते हैं जब मीडियम क्या हो, वाटर हो, जल हो, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी, 80 होगी। अगर इनके बीच का मीडियम क्या हो, मेटल हो, कंडक्टर हो, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम इन्फिनिटिव लेंगे, यानी इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, तो एक बार आइए इसको समराइज करते हैं। कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा, कूलम्ब ने कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस, यानी दोनों फोर्स, दोनों जो चार्ज देख रहे हैं इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between the charges। जो मैंने आपको बात बताया कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, देख रहे हैं ना, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और साथ ही साथ उनके बीच की दूरी के, यानी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है कूलम्ब का नियम। बाकी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ये रूल को लिखा है। इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि दोनों जो चार्ज दिख रहे हैं, इनके दोनों जो चार्ज दिख रहे हैं इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो देख रहे हैं कांस्टेंट, ये वाली जो वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू होती है। अगर ये आपको याद रहेगा ना, अगर पेपर में अगर आपसे याद रहता है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये यूनिट कैसे लिखे, हम कहाँ से लिखे, बच्चे भूल जाते हैं। इसकी तो वैल्यू फिर भी याद कर लेते हैं, 9 × 10⁹ इतनी बार न्यूमेरिकल में आता है कि बच्चे को याद हो जाता है। ये कैसे लिखे, तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, वो देखिए क्या है तरीका। देखिए जी, देखिए यहाँ पे यूनिट निकालने का, तो जैसा कि आपने देखा ये आपके पास फॉर्मूला है ना, F = कितना, 1/4πε0, और ये क्या है Q1 Q2 अपॉन क्या है R²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात इसी का तो यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका निकालना ही है 1/4πε0 का, और इसका क्या हो जाएगा कूलम्ब, और इसका क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा मीटर, और स्क्वायर लगा है तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको जब आप इधर भेजेंगे ना तो 1/4πε0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा है। इसकी वैल्यू जो ये लिया गया है यहाँ पे एसआई सिस्टम में लिया गया है, लेकिन सोचिए अगर यही सिस्टम को अगर हम सीजीएस में बात करें, अगर सीजीएस सिस्टम में अगर लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि एक बार अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ली गई थी कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप ध्यान में रखें, ये कभी कभी हो सकता है कि डाटा में ना दिया हो तो आपको यूज करना पड़ सकता है ना। इसका डायमेंशन IIT जेईई ने पूछ लिया था, इसका जो डायमेंशन है ना ये IIT में पूछा गया था। सोचो IIT जो मेंस है यानी कि स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं थे पहले, उसमें पूछ लिया गया था, अब तो NTA हो गया है ना, उसमें पूछा गया कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। जी हाँ, तो हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन के बारे में, आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो जी देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी आपने देखा कि F = कितना होता है, सीधी सी बात है स्टूडेंट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बात देखिए ध्यान से कि इसका डायमेंशन आप लिख लिया करें। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL T⁻²,
ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, हम लिखेंगे 1/ε0। कूलम्ब का कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 80, और इसका भी हो जाएगा 80, तो 80 कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दूरी, इसका हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। तो अब आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, ε0 को इधर ला दीजिए, ε0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो देखिए आप, यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ml t के पावर -2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, समझ में आया ना, इसको नीचे मैंने ला दिया, इसको यहाँ भेज दिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम जो पावर दिख रहे हैं उनको एक साथ रखें, तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2। जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा m के पावर -1, और यहाँ पे देखिए ये L है ना, और ये भी कितना है, ये देखिए L स्क्वायर और ये L, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, और ये देखिए ये देख रहे हैं ना -2, ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा t के पावर 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए L स्क्वायर और इसका पावर कितना है 1, तो ये 1 और ये L स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और ये देखिए t के पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना है, देखिए यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो ये भी स्क्वायर और ये -2 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो t के पावर कितना हो जाएगा 4, और L के पावर कितना हो जाएगा ये -3, m के पावर -1 और a स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे जो आपको काम आएगा। ठीक है, तो आइए और इसमें बात करते हैं अपन, छोटी छोटी बातें। ये बात समझ में आ रही है सभी को, है ना, आ रही होगी सर? जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ इसमें जो पॉइंट है जिससे हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी अगर दो चार्जों के बीच में कोई मीडियम ना हो, एयर और वैक्यूम हो, जैसे कि हमने कोई ना वाटर भरा ना उसके बीच में अभ्रक भरा यानी माइका भरा, कुछ भी अगर फिल नहीं किया, एयर और क्या हो वैक्यूम मीडियम हो, तब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या लिखते हैं अपन, फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तब होता है जब मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम हो। अब अगर दो चार्जों के बीच में अगर कोई मीडियम हो तो उनके उसके लिए हम क्या लिखेंगे, FM इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 2 को आप देख रहे हैं, इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, किससे डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, तो जाहिर सी बात है हमें ये मिलेगा, ये वाले जो पोर्शन है कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/ε0, यानी FM इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F/ε0। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये काफी काम का है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल को आसानी से डील कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं, अगर जो चार्ज है, दो चार्ज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे Q1 और Q2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, जबकि इन दोनों का नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब हुआ कि दोनों की प्रकृति क्या है, सेम है, दोनों प्लस प्लस है, और इनके बीच का अगर मीडियम क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो, एयर हो या वैक्यूम हो, और बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितना हमने ले लिया, आर ले लिया। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आपको याद हो गया होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात ये करते हैं, ये फॉर्मूला था आपको सबको याद हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों चार्ज के बीच में इनका मैग्नीट्यूड सपोज करो Q1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना Q2, इनके बीच में अगर कोई मीडियम हो, पूरी तरीके से मीडियम भरा हो, यानी कि दोनों चार्जों के बीच में पूरी तरीके से मीडियम भरा हो, तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हमने लिखा है FM इक्वल टू 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। εr क्या है, जो हमने यहाँ पे मीडियम भरा है वो वाली चीज लिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान है। अब क्वेश्चन इसमें तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे घुमाता है वो आपको बता रहा हूँ, वो देखिए। अब देखिए, ना वैक्यूम है ना एयर है,
जाहिर सी बात है, ये देख रहे हैं, ये वाला सिचुएशन भी नहीं ले रहा हूं वहां पे देखो, और यहाँ पे पूरी तरीके से जो भरा हुआ है वो भी सिचुएशन नहीं ले रहा हूं। यहाँ पे पार्शियली आंशिक रूप से अगर भरा हो, यहाँ पे कोई मीडियम दूसरा हो तो क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर इनके बीच में इस तरह का मीडियम हो तो क्या होगा। तो देखिए फोर्स जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ डैश इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे R की जगह पे आप लेंगे आप R डैश, कितना लेंगे R डैश लेंगे। और ये R डैश निकालने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। R डैश कैसे निकालेंगे, देखिए इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना। R डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, R माइनस टी। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है ना, तो R माइनस टी, टी कौन सा माइनस करेंगे, जो इसकी थिकनेस है, प्लस क्या करेंगे टी रूट के, इसकी थिकनेस, और ये जो देख रहे हैं ना जो कांस्टेंट है, देखिए ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं ना के, यही है एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है उसको हम अंडर रूट के से यहाँ पे डिनोट किए हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे 3 डिफरेंट मीडियम ले लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, बस R डैश बदल जाएगा, R डैश बदल जाएगा। तो देखो आपने क्या किया था, R माइनस टी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो अलग अलग है, तो इसकी थिकनेस कितनी T1, इसकी थिकनेस कितनी T2, इसकी कितनी T3, और इसका देखिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 और इसका एप्सिलॉन R3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, R माइनस, देखो क्या किया हूँ, टी यानी थिकनेस को सब्ट्रैक्ट किया हूं, तीनों का थिकनेस जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर लो, T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस, अब क्या करना है, आप यहाँ पे देखो क्या किया था, टी रूट के लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए T1 अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट R1 इसके लिए, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे T2 अंडर रूट एप्सिलॉन R2, और इसके लिए क्या लिखेंगे T3 अंडर रूट एप्सिलॉन R3 लिखेंगे। ये हमारा जो वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, वो किसकी वैल्यू आ गई, R डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, R डैश की वैल्यू आ गई। अब हम इस R डैश की वैल्यू, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जाहिर सी बात है Q1 Q2 अपॉन R डैश, वहां पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अब अपन बात करते हैं। जी हाँ, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कि कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इससे कम दूरी के लिए अगर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, तो इससे कम दूरी पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा। तो जी हाँ, आइए उसको मैं बता रहा हूं। इससे अगर कम दूरी हो तो वो न्यूक्लियस के साइज, आपने देखा होगा न्यूक्लियस के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, उसकी साइज कितनी होती है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर होती है, याद है ना सभी को। यानी कि 1 फर्मी होती है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इससे कम दूरी के लिए यानी कि 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। याद आ गया आप सभी को, याद है ना। आपको बताया जाता होगा कि देखिए न्यूक्लियस फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ज्यादा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। ये शायद आपको याद होगा, याद है ना सभी को। तो जाहिर सी बात है कि इससे कम दूरी के लिए जो फोर्स लगता है वो लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इन नेचर में, रेंज के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट जो है वो है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ जो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है क्या, सब मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं, सपोज करिए ये कोई चार्ज है, ये है Q1, इसका शेप ये है सपोज करिए, ठीक है। और एक और चार्ज है यहाँ पे सपोज करिए Q2, ठीक है। इसके जो डायमेंशन है, इनका जो डायमेंशन है, डायमेंशन बोले तो इनका जो आकार और आकृति है, इनका शेप एंड साइज जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की कंपैरिजन में अगर कम हो, बहुत कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज।
आपको याद होगा ना, जब आप 11th में थे तो एक चैप्टर आता था ग्रेविटेशन, वहां पे अपन बात करते थे क्या, किसके बारे में बात करते थे, आपको याद होगा, पॉइंट मास के बारे में बात करते थे, जहां पे न्यूटन का जो नियम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वहां पे बात करते कि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में, यानी कि दो पॉइंट मास के बीच में आप वहां बात करते थे। तो वहां पे एक सब जो पॉइंट मास आता था, वो पॉइंट मास के बारे में आपने समझा होगा, आपके टीचर बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है पॉइंट मास। देखिए अर्थ की कंपैरिजन में अपन लोग जो हैं वो पॉइंट है। देखिए कैसे, अर्थ की स्ट्रक्चर देखो कितना बड़ा है ना, और हमारा अपना स्ट्रक्चर कितना है, छोटा है ना, तो अपना शेप एंड साइज आकार बहुत कम है, ठीक है। अर्थ की कंपैरिजन में उसकी रेडियस देखो, अर्थ के सेंटर से अपने अपने तक का डिस्टेंस देखो, काफी ज्यादा है ना, कितना 6400 किलोमीटर है ना। तो उसकी 6400 किलोमीटर की तुलना में एक इंसान का हाइट कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 फीट है ना, 7 से 8 फीट है ना वो तो आगे मानव हो गया। अगर हम बात करते हैं इंडिया में बात करते हैं तो 6 फीट एकदम मैक्सिमम है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी वही बात है कि अगर दोनों चार्ज की अगर हम बात करें डायमेंशन, दोनों चार्ज के डायमेंशन की बात करें, इनके बीच की दूरी की तुलना में अगर बहुत कम हो तो इसको हम पॉइंट मास बोलेंगे। तो जाहिर से पॉइंट चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर पॉइंट चार्ज अगर नहीं होगा तो क्या कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। आप सभी को मालूम है न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, एवरी एक्शन विल बी अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज पार्टिकल इस पे इनर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज पार्टिकल उतना ही इस पे ये फोर्स लगाएगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इन दोनों फोर्स अगर देखें, इस फोर्स की बात करें तो पहले पे दूसरे ने फोर्स लगाया, यहाँ पे दूसरे पे पहले ने फोर्स लगाया, तो ये दोनों जो फोर्स देख रहे हैं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, बराबर है, जबकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यही न्यूटन का नियम होता है। तो जाहिर सी बात है ये न्यूटन के नियम का भी पालन करता है। अब बात ये आती है कि इट इज द सेंट्रल फोर्स, ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कैसे है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, या एक और डायग्राम ले लेते हैं। आप यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो ये चार्ज है प्लस चार्ज, और ये एक और चार्ज है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, चलो माइनस चार्ज ले लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जाहिर सी बात है अपना एक सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा। तो ये जो फोर्स लगता है ना स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है ना, ये केंद्र से केंद्र पे लगता है, ऐसे सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। ऐसा नहीं कि ये वाला जो चार्ज है प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे फोर्स इन पे तिरछा फोर्स लगाया, ऐसे लगा दिया, बोला कि चलो भाई ऐसे आ जाओ, ये सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात ये केंद्रीय बल होता है। अब बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स। आपको याद होगा, आपने वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन इसकी फिर तभी आएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता क्या है, किसी भी लूप में किया गया जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो आने वाले समय में आपको जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी इंट्रोड्यूस होता है, जाहिर सी बात है, जब दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो, तभी वहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, ये रही सारी बातें